मैं सरफराज मोबिन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी में। तो आज हम लोग आज के लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल्स के पार्टों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और कल हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरे अच्छे तरह से पढ़ा है और उस लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन का जितना भी टॉपिक्स था, जितना भी पॉइंट था, सब पॉइंट को हम लोगों ने इस वाले वीडियो में कवर किया है। उसी के इस प्रोग्राम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कंप्लीट हो चुका है, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर सब में भी सेल वॉल के बारे में बताया गया था, लेकिन उसके डेप्थ में नहीं गए थे हम लोग। मतलब सेल वॉल सिर्फ हॉरिजॉन्टल हम लोग जान रहे थे, ऊपर ऊपर से। अब हम लोग वर्टिकली अंदर जाएंगे और सेल वॉल के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि सेल वॉल कैसे बनता है, सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल का क्या काम है। जो भी पॉइंट है इसमें इस वीडियो में आप लोगों को सेल वॉल का पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप लोग पूरे लेक्चर्स को ध्यान से सुने कि सेल वॉल क्या है और सेल वॉल का क्या फंक्शन है। तो हम लोग इससे पहले भी थोड़ा मोड़ा जाने थे कि सेल वॉल जो है ना एक रिजिड टाइप लेयर है और ये सेल वॉल जो होता है वो हर सेल में आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन आपको पूरे दुनिया में जितना भी सेल है सब में सेल मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलता है। सेल वॉल कुछ स्पेशल या फिर कुछ जो स्पेशल सेल्स है उसमें ही सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सेल वॉल होता है ये एक रिजिड टाइप का लेयर होता है। इतना तो हम जानते हैं और इतना ही जानते हैं कि एक रिजिड टाइप का लेयर होता है। और क्या जानते हैं सेल वॉल के बारे में? ये जानते हैं कि ये जो है ना सेल वॉल ये किसी भी सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। सही बात है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कैसे कराएगा? अब जैसे मान लीजिए हम लोग एनिमल का बॉडी है, तो हम लोग के बॉडी में तो सेल वॉल होता नहीं है। किस में होता है? तो प्लांट में होता है। प्लांट सेल्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन ये जो सेल वॉल है, अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि सेल वॉल एक किसी भी सेल को, जिस सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा उसमें सेल वॉल क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब ये किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? अब एक सवाल दिमाग में आएगा कि हम लोग के बॉडी में अगर ये नहीं है, क्या बोलते हैं, सेल वॉल नहीं है, हम लोग के सेल में अगर सेल वॉल नहीं तो हम लोग का तो सेल डैमेज होता होगा, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं मिलता होगा जितना प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसी चीज़ सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी में जो है ना बाहर की चीज़, जो एटमॉस्फेरिक चीज़ें हैं, जो धूल कण या फिर बैक्टीरिया सब जो उड़ता है वो क्या कर सकता है? ईजिली इंटरेक्ट कर सकता है ह्यूमन बॉडी से, और वो कितना खतरनाक होता है वो आप जानते हैं। लेकिन उससे भी बचने के लिए क्या करता है? हमारा जो स्किन है उसको बचाने के लिए, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल से, छूट से बचाने के लिए, अंदर की चीज़ों को बचाने के लिए क्या लगाया गया? स्किन, ताकि अंदर वाला चीज़ क्या हो? डैमेज ना हो। तो इसी तरह से जैसे हम लोगों के बॉडी में स्किन काम कर रहा होता है, सेम टू सेम इसी तरह से जिस भी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा वो उस सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा होगा। किस चीज़ से? तो बैक्टीरिया से, और कुछ मतलब बैक्टीरिया के डैमेज से क्या कर रहा होगा? उसको सेल वॉल उस सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा होगा। तो आई होप इतना समझ गए होंगे आप लोग कि सेल वॉल एक रिजिड टाइप का लेयर होता है जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, और इन्फेक्शन से, जो जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया जब हमारे ह्यूमन बॉडी में इंटरेक्ट करेगा या फिर अंदर जाएगा तो उससे क्या हो सकता है? ह्यूमन बॉडी इन्फेक्ट हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। उसी तरह से सेल वॉल भी कुछ उसी तरह से इन्फेक्शन से क्या करता है? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और एक मैकेनिकल डैमेज, जो चोट लगता है किसी भी चीज़ से, तो सबसे पहले हम लोगों की स्किन पे चोट लगता है, सीधा अंदर वाले इसमें ऑर्गेनल्स पे नहीं लगता। अगर अंदर वाले ऑर्गेनल्स पे लगेगा तो क्या करेगा? ह्यूमन बॉडी को डैमेज हो सकता है, डैमेज हो जाएगा ह्यूमन का वो जो इंटरनल ऑर्गेनल है। तो उससे बचाने के लिए क्या करता है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। कौन? सेल वॉल। जिस तरह से स्किन प्रोवाइड कराता है ह्यूमन बॉडी को, उसी तरह से सेल वॉल भी जिस सेल में प्रेजेंट होगा उसको मैकेनिकल डैमेज से भी क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा होगा। कि कोई बाहर की चीज़ अगर डैमेज दे सकता है सेल को, तो सेल वॉल क्या करेगा? वो अपने रिजिड लेयर से उससे लड़के सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा और बच जाएगा सेल, उससे सेल को ज़्यादा खतरा नहीं होगा। दूसरा क्या है कि ये जो सेल वॉल होता है एक रिजिड टाइप लेयर होता है। तो ये रिजिड जो होता है ना, रिजिड होने के कारण एक और चीज़ इसमें खास चीज़ जुड़ जाती है कि ये कि सेल वॉल
कि जिस सेल में प्रेजेंट होगा उस सेल का स्ट्रक्चर और शेप भी यही डिसाइड करेगा कि उसका उस सेल का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए और किस टाइप का शेप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द सेल या शेप टू द सेल, मतलब जिस सेल वॉल जो होता है सेल को एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा होता है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। अगर कोई लंबा सा स्ट्रक्चर है और उसमें सेल वॉल लगा दिया गया तो वो हमेशा लंबा ही रहेगा, वो फैलेगा नहीं, क्योंकि वो फैलेगा तो सेल वॉल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, जिसके कारण सेल ही नष्ट हो जाएगा, मतलब सेल ही क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो सेल वॉल क्या करता है कि सेल को स्ट्रक्चर या फिर शेप प्रदान कराता है, ताकि इस सेल का ऐसा शेप होना चाहिए या फिर ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेल वॉल किसी भी सेल और सेल में इंटरेक्शन में क्या करता है, सबसे पहले अपने आप को जोड़ता है, मतलब सेल अगर इंटरेक्शन होगा तो उसमें भी कौन हेल्प कर रहा होगा, तो सेल वॉल हेल्प कर रहा होगा। अब जैसे मान लेते हैं एक सेल इधर से आया, एक सेल इधर ऐसे आया, और दोनों जब जुड़ेगा, दोनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा तो सबसे पहले कौन जुड़ेगा, सबसे पहले जुड़ेगा सेल वॉल, उसके बाद अंदर जाके जुड़ेगा सेल मेम्ब्रेन। ऐसा तो नहीं है कि पहले सेल मेम्ब्रेन जुड़ेगा उसके बाद सेल वॉल जुड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे, किसी आदमी से अगर हम गला मिलते हैं तो क्या बोलेंगे कि हमारे अंदर का फेफड़ा से फेफड़ा टच हुआ या फिर दिल से दिल टच हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले क्या होगा, हमारा स्किन टू स्किन टच होगा। अब अंदर इंटरनल ऑर्गन उसका अलग रहेगा, हमारा अलग रहेगा। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा दिल से दिल टच हुआ तो ये बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। सेम उसी तरह से अगर हम ये बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पहले टच होगा सेल वॉल से, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी सेल और सेल अगर इंटरेक्शन करता है तो सेल वॉल का पहले क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, उसके बाद ही अंदर का कोई चीज़ इंटरेक्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इन सेल इंटरेक्शन में भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेल वॉल इज अ फेयरली परमिएबल बट इट स्टॉप द एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल इन द सेल। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी से पहले हम लोगों ने जितने भी सेल के बारे में चर्चा की, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, उसमें बार बार घूम फिर कर सेल मेम्ब्रेन आ रहा था, सेल मेम्ब्रेन आ रहा था। इसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक ही बात बताया जा रहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करेगा कि कौन चीज़ अंदर जाएगा और कौन चीज़ अंदर से बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब सारा चीज़ अंदर बाहर नहीं आ जा सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि सेल मेम्ब्रेन का ही रोल होता है मतलब आउटवर्ल्ड से इंटरेक्ट करने का, ठीक है, बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करने का, सेल के बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करने का किसका अधिकार है, सेल मेम्ब्रेन का। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि सेल वॉल भी इंटरेक्ट करता है बाहर की दुनिया से, सेल वॉल भी डिसाइड करेगा कि कौन चीज़ अंदर आएगा कौन चीज़ बाहर आएगा। लेकिन वो क्या करता है ना, सेल वॉल सारी चीज़ों को अंदर जाने ही देता है, सारी चीज़ों को क्या करेगा, वो अंदर जाने देगा। इसलिए बोला गया कि फेयरली परमिएबल है ये। उसको बोला गया था कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसको बोला गया फेयरली परमिएबल है। इसका मतलब ये होता है कि सेल वॉल कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर जाना चाहता है तो सेल वॉल कोई रोक टोक नहीं करेगा, लेकिन एक जगह पर रोक टोक करता है, इट स्टॉप द एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा जो सेल को डैमेज पहुंचा सकता है, जो सेल के लिए नुकसानदायक है, उसको क्या करता है ना, सेल वॉल अपनी बॉडी से रोक देता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है। तो सेल वॉल सारी चीज़ों को अंदर जाने देता है लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स अंदर जाएगा तो सेल को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाएगा। इसलिए सेल वॉल पहले ही क्या करता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को रोक देता है। तो हम लोग अभी तक क्या देखें कि सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल एक रिजिड टाइप का बॉडी है जो कि सेल को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा बहुत सारे मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। ये एक और चीज़, रिजिड बॉडी होने के कारण ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है सेल को या फिर शेप प्रोवाइड कराता है। सेल वॉल का एक इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये सेल सेल इंटरेक्शन में काम आता है, मतलब सबसे पहले सेल सेल इंटरेक्शन में सेल वॉल ही इंटरेक्ट करेगा। दूसरा क्या है कि सेल वॉल जो है ना एक फेयरली परमिएबल है, जो सारी चीज़ों को अंदर आने देता है, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अगर सेल के अंदर जाना चाहेगा तो उसको जाने से क्या करता है, पहले ही रोक देता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से किंगडम में आप ये सेल वॉल देखने को मिलेगा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि प्लांट सेल में जो है ना वो अपने को सेल वॉल देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा,
बहुत सारा प्रोकैरियोट्स है जिसमें सेल वॉल देखने को मिलता है, बहुत सारा यूकैरियोट्स है जिसमें सेल वॉल देखने को मिलता है। उसी में कुछ हम लोग कुछ ही चीज़ों के बारे में देखेंगे कि किसमें सेल वॉल देखने को मिलता है। इस सब चीज़ों के बारे में आगे की चैप्टर्स में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस नाम का चैप्टर है, उसमें भी डिसाइड हम लोग कर रहे होंगे कि किसमें सेल वॉल पाया जाता है और किसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। या फिर हम लोग प्लांट किंगडम नाम का चैप्टर है, उसमें भी हम लोग अच्छे से चर्चा कर रहे होंगे कि इसमें सेल वॉल पाया जाता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। अभी हम लोग कुछ चीज़ों में देखेंगे कि किसमें सेल वॉल पाया जाता है और वो सेल वॉल किस चीज़ों से मिलकर बनता है। उसी में हम लोग पहला हम लोग देखेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है ना, इसमें सेल वॉल पाया जाता है और इसमें जो सेल वॉल बनता है वो किस कंपाउंड से मिलके बनेगा, वो बनेगा पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के कंपाउंड से मिलके बनता है। क्या यू बैक्टीरिया में सेल वॉल, इसको हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं प्यार से। ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये दो चीज से मिलके बनता है, एक है नैम, एक है नैग। ये क्या है नैम और नैग, ये दो तरह का कंपाउंड है। यहाँ पे लिखा हो गया इसका फुल फॉर्म एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नैग का क्या लिखा गया एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, है ना। यहाँ पे पहले नैम का क्या बोला गया एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और नैग का एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ठीक है। और यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट होगा वो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के कंपाउंड से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग प्यार से म्यूरिन भी बोलते हैं। अब ये सबसे खतरनाक आर्केई बैक्टीरिया, इसको हम लोग खतरों का खिलाड़ी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं खतरों का खिलाड़ी, जहाँ कोई जीव नहीं टिक सकता, अपनी जीवन को नहीं बिता सकता, वहां भी आपको दिखने को मिलेगा कि ये अपना जीवन बिता रहा है। बहुत गर्म से गर्म इलाका में भी ये पाया जाएगा, बहुत ठंडा से ठंडा इलाका में भी पाया जा सकता है, बहुत गंदगी जगह पे भी आपको देखने को मिलेगा। कौन आर्केई बैक्टीरिया। इसके बारे में भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी तो हम लोग बस ये देख रहे हैं कि आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल देखने को मिलता है और ये सेल वॉल बनता है स्यूडो म्यूरिन से। यहाँ पे म्यूरिन का जस्ट उल्टा स्यूडो म्यूरिन से मिलकर बनता है आर्की बैक्टीरिया। इसलिए हम आर्की बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, एक एक्सटर्मोफाइल्स बोल रहे होते हैं। इसको हम लोग एक्सटर्मोफाइल्स क्यों बोल रहे होते हैं, क्योंकि ये खतरों का खिलाड़ी, ये कहीं भी टिक सकता है, कहीं भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तीसरा फंगई में क्या, फंगई किस चीज का मिलके बनेगा, किस कंपाउंड से, तो किटिन नाम के कंपाउंड से मिलके बनता है। चौथा एल्गी, बहुत सारा प्लांट के बारे में तो हम लोग देखे हैं कि प्लांट में सेल वॉल देखने को मिलता है, उसी में हम लोग छोटा छोटा प्लांट के बारे में देखेंगे। तो एल्गी नाम का भी छोटा से छोटा प्लांट आपको देखने को मिलेगा, इसमें प्लांट की एक किंगडम में हम लोग पढ़ रहे होंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे ना जो ये एल्गी है ये किस चीज से मिलके बनता है, तो सेलुलोज से मिलके बनता है, ग्लैक्टेन से मिलके बनता है, मैनेंस से मिलके बनता है, मिनरल्स, कुछ मिनरल्स से मिलके बनता है। मिनरल्स में भी कौन सा मिनरल, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट नाम के मिनरल से मिलके बनेगा एल्गी नाम के सेल वॉल, ठीक है। एल्गी में जो सेल वॉल देखने को मिलेगा। और बहुत सारा बड़ा बड़ा प्लांट में जो बहुत बड़ा बड़ा प्लांट्स होता है उसमें कौन सा, उसमें जो सेल वॉल पाया जाता है वो किस चीज से मिलके बनता है, तो उसमें भी आपको सेल्यूलोज देखने को मिलेगा, उसमें आपको हेमी सेल्यूलोज देखने को मिलेगा, उसमें पेक्टिन नाम का कंपाउंड देखने को मिलेगा, उसमें प्रोटीन से मिलके क्या बनता है, ये बड़े बड़े प्लांट का सेल वॉल इस सब चीज़ों से मिलके बनता है। तो हम लोगों ने अभी तक सेल वॉल के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वो हम लोगों ने पूरे अच्छे तरह से निकाल लिया कि सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल कहाँ देखने को मिल सकता है, सेल वॉल में जो सेल वॉल जहाँ देखने को मिलेगा वो किस किस कंपाउंड से मिलके बन सकता है। ये सब चीज़ था आपके जो एनसीईआरटी में है वो आपको लिखा दिया गया। आप इतना आराम से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो कि यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो किस कंपाउंड से मिलकर बना, तो पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के कंपाउंड से मिलकर बना। ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, तो ये नैम और नैग का कंपाउंड है, मिश्रण है। जो नैम होता है वो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, नैग को बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। इसी तरह से ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग सेल स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, तब तक आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर। सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे, इससे पहले हम लोग सेल वॉल के बारे में सब कुछ देख चुके हैं कि सेल वॉल किस तरह से सेफ और सेल वॉल डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा होता है किसी भी सेल को। यहाँ पे सेल वॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। सेल के सबसे बाहर, मतलब बाहर जो होगा, जो लेयर होगा, फर्स्ट लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद वाला जो लेयर होगा उसको हम लोग बोल रहे होते हैं सेल वॉल। अब एक चीज़ आप लोग अगर देखें तो सेल जो है ना वो ग्रो करता है, मतलब पहले वो कहीं ना कहीं छोटा रहता होगा, उसके बाद वो बड़ा होता होगा, मतलब पहले वो यंग सेल की तरह काम करता होगा, फिर वो मैच्योर सेल की तरह काम करता होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग पहले जो सेल की बात करेंगे वो एक यंग सेल होगा, मतलब अभी ये पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, अभी ये ग्रो होना शुरू कर रहा है। तो ये मैच्योर सेल है, सॉरी यंग सेल है। और यंग सेल में जो अंदर वाला लेयर होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन,
जो जस्ट सेल के ऊपर ही होगा, एक तरह का इनवलप, उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल है, लेकिन ये एक यंग सेल है इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको 1 डिग्री सेल वॉल, या हाँ 1 डिग्री सेल वॉल बोलते हैं, मतलब फर्स्ट सेल वॉल बोलेंगे इसको। क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि ये अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। तो ये जो सेल वॉल होता है ना 1 डिग्री सेल वॉल, इसको ये जो होता है ये पहले तो केपेबल ऑफ ग्रोथ होता है, ये ग्रो करने के लिए पूरी तरह से केपेबल होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि सेल वॉल ग्रो नहीं करता है। सेल वॉल ग्रो करेगा तो पूरी तरह से वो टूट जाएगा, और टूटेगा तो सेल नष्ट हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ना जब यंग सेल की बात करेंगे और उसके अंदर जो सेल की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें जो 1 डिग्री सेल वॉल होता है वो पूरी तरह से केपेबल होता है ग्रो करने के लिए। ये जो सेल वॉल होगा ये पूरी तरह से रिजिड नहीं होगा, एकदम जैसे कि मैच्योर सेल का आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा कि वो एक रिजिड सेल वॉल की तरह काम करता है। यहाँ पे जो सेल वॉल है वो रिजिड नहीं है, मतलब नॉट टू मच रिजिड, ये रिजिड नहीं, ठीक है। अब जब ये धीरे धीरे बड़ा होगा तो मैच्योरेशन होगा, इसके अंदर मैच्योरिटी आएगी। तो जब ये मैच्योर सेल हो जाएगा, बहुत मैच्योर सेल हो जाएगा, उसके बाद सेल ग्रो नहीं करेगा बल्कि सेल डिवाइड होगा, तब की बात करते हैं हम लोग एक मैच्योर सेल की। तो ये मैच्योर्ड सेल है। तो इसमें क्या होता है ना कि अंदर तो सेल मेम्ब्रेन होता ही है, सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है ना उसको हम लोग बोल रहे होते हैं 1 डिग्री सेल वॉल। 1 डिग्री सेल वॉल किसको बोलते हैं हम लोग? बाहर वाले सेल को। तो जो सेल मेम्ब्रेन और बाहर वाले सेल वॉल, मतलब 1 डिग्री सेल वॉल के बीच में जो एक लेयर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री सेल वॉल, और ये होता है मेन सेल वॉल, एक मैच्योर सेल का सेल वॉल। और ये होता है पूरी तरह से रिजिड, पूरी तरह से क्या होता है? रिजिड। लेकिन 1 डिग्री सेल वॉल जो होता है ना मैच्योर सेल में, वो डीग्रेडिंग होता है। डीग्रेडिंग होने का मतलब कि जब सेल मैच्योर होगा, मैच्योरिटी की तरफ ग्रो करता है, तो 1 डिग्री सेल क्या करता है? अपने आप को, मतलब वो टूटने लगेगा, वो अपने आप से ही टूटने लगता है। तो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टूटा हुआ सेल देखने को मिल रहा है, टूटा लेयर देखने को मिल रहा है। तो 1 डिग्री सेल वॉल यहाँ पे डीग्रेडिंग हो रहा है, मतलब इसका लेयर अब धीरे धीरे टूट कर हटने लगा है। अब बाहर कौन दिखेगा? तो 2 डिग्री सेल वॉल दिखेगा। ये कब बना? तो फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ 1 डिग्री सेल वॉल। ये कहाँ बनता है? तो 1 डिग्री सेल वॉल के जस्ट अंदर बनता है। 1 डिग्री सेल वॉल अगर यहाँ पर है तो इसके अंदर वाले साइड में एक लेयर बनेगा और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे बनता है 2 डिग्री सेल वॉल, जो कि रिजिड लेयर होता है, ठीक है। और ये वंस अ सेल अटेन मैच्योरिटी, जब एक कोई सेल मैच्योरिटी अटेन कर लेता है तब 2 डिग्री सेल वॉल इज फॉर्म, तब जाके 2 डिग्री सेल वॉल क्या होता है? वहाँ पे फॉर्म्ड होता है, जो कि रिजिड लेयर है। तो 2 डिग्री सेल वॉल इज फॉर्म द गेट्स इज फाइनल शेप, तब जाके कोई भी सेल क्या करता है? अपना फाइनल शेप ये करता है, अटेन करता है। तो क्या होता है कि जब कोई सेल पहले यंग सेल की तरह बिहेव करता है, तब उसमें जो आपको सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर देखने को मिलेगा सेल वॉल, वो होता है 1 डिग्री सेल वॉल, जो कि पूरी तरह से रिजिड नहीं होता है, वो ग्रो भी कर सकता है। जब कोई सेल मैच्योर हो जाता है, मतलब मैच्योरेशन उसका होते होते मैच्योरिटी पे लेवल पे आ जाता है, तब उसमें जो 1 डिग्री सेल वॉल होता है वो डीग्रेडिंग होने लगता है, टूटने लगता है। उसके अंदर वाला जो लेयर होता है 2 डिग्री सेल वॉल, वो होता है उसका मेन सेल वॉल। और वो सेल वॉल जो होता है ना, उस सेल को फाइनल शेप प्रोवाइड करा रहा होता है, मतलब फाइनल शेप अटेन करवा रहा होता है, ठीक है। तो 2 डिग्री सेल वॉल इनर साइड में बनता है और ये एक रिजिड टाइप का बॉडी होता है। तो ये था सेल वॉल का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दो जो सेल होगा जब इंटरेक्शन करता है, तब वहाँ पे सेल वॉल किस तरह से इंटरेक्ट करता है। इस वाले टॉपिक को हम लोग इसके बाद हम लोग समझेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। वॉल के स्ट्रक्चर में आगे देखेंगे कि 2 सेल वॉल जब जुड़ता है कैसे जुड़ता है, 2 सेल आपस में कैसे जुड़ता है, और उसमें भी सेल वॉल का मेन फंक्शन देखेंगे कि वो कैसे जुड़ता है। तो यहाँ अपने पास 2 सेल है। पहले अंदर वाले लेयर को, ब्लैक वाला जो लेयर दिख रहा है आपको, हम लोग उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और ब्लू वाला जो लेयर दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल। जब 2 सेल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 सेल वॉल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसके बीच में कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है, कुछ कंपाउंड देखने को मिल रहा है, कुछ बॉन्ड देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग बोल रहे होते हैं मिडिल लैमेला। ये किस चीज़ से मिलके बनता है? ये कंपाउंड एक टाइप का, जो दोनों सेल को आपस में जोड़ के रखता है, दोनों सेल वॉल को आपस में जोड़ के रखता है। इसको बोल रहे होते हैं हम लोग मिडिल लैमेला, जो बनता है कैल्शियम पेक्टेट नाम के कंपाउंड से मिलके ये वाला मिडिल लैमेला बना होता है। इसका मेन काम क्या है मिडिल लैमेला का?
कनेक्ट्स टू सेल वॉल टुगेदर। दो सेल के सेल वॉल को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो मिडिल लैमेला करता है। और मिडिल लैमेला किस चीज से मिलकर बना है? तो कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बना है। यहाँ पे तो ये बात हुई कि दो सेल वॉल आपस में कैसे जुड़ा। कभी कभी दो सेल के साइटोप्लाज्म भी आपस में जुड़ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऑर्गेनल्स या एक दूसरे के सामान को आपस में लेन देन चालू कर देते हैं कभी कभार। तो इसमें जो है ना दो सेल आपस में साइटोप्लाज्म को ही आपस में जोड़ लेता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक रास्ता है, एक नली टाइप का रास्ता दिख रहा है। इसमें जो ये एरो बना हुआ है इसका ये मतलब है कि इस सेल का जो सामान है इस सेल में जा रहा है, और इधर से जो इधर एरो बना हुआ है इसका मतलब इस सेल का कुछ सामान इधर जा रहा है। तो ये कैसे जा रहा है? इस नली से होकर जा रहा है। इसी नली को हम लोग बोल रहे होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और इसका क्या काम है प्लाज्मोडेस्माटा का? तो कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स टुगेदर। दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ कर रखता है ये नली। मतलब एक सेल का सामान उधर और दूसरे सेल का सामान इधर, ऐसा करके आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे दो सेल आपस में क्या करता है, ये जुड़ता है और उसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। जैसे कि दो सेल जुड़ेगा तो दोनों सेल वॉल का जो आपस में जोड़ कर रखता है जो कंपाउंड, उसको बोल रहे होते हैं हम लोग। मतलब वहाँ पे जो एक तरह का ये बनेगा, ऑर्गेनल्स टाइप बनेगा, एक लेयर टाइप बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला बनता किस चीज़ से है? तो कैल्शियम पेक्टेट नाम के कंपाउंड से मिलकर बनता है, कैल्शियम पेक्टेट नाम के कंपाउंड से। और मिडिल लैमेला का काम क्या है? तो मिडिल लैमेला का काम है दो सेल के सेल वॉल को आपस में जोड़ के रखना। और दूसरा हम लोग पढ़े कि प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? तो दो सेल के साइटोप्लाज्म के बीच की नली को हम लोग बोल रहे होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम है? तो दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ कर रखने का काम है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग आगे देखेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तब तक आप लोग इसको नोट करेगा। टॉपिक जो है वो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? इससे पिछले वाला जितना भी टॉपिक था वो सब क्लियर है। इससे के पहले वाले लेक्चर सब में भी बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनल्स आ रहा था जिस पर हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये ऑर्गेनल है क्या एक्चुअली में। अब उसी ऑर्गेनल सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, तो कोई टॉपिक आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उस वर्ड को डिकोड करते हैं और उसका मतलब समझने का कोशिश करते हैं वहीं पर, तब जाके उसके डेप्थ में जाने का कोशिश करते हैं। तो कुछ इसी तरह से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का भी मतलब यहाँ पे समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो एंडो मेम्ब्रेन का क्या मतलब? एंडो मेम्ब्रेन और सिस्टम तीन पार्ट में डिवाइड करो। एंडो का क्या मतलब हुआ? इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर। मेम्ब्रेन से क्या मतलब है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल जिसके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होगा, कुछ मेम्ब्रेन का लेयर होगा। ठीक है, सेल के अंदर वैसा ऑर्गेनल जो कैसा क्या हो, मेम्ब्रेन बाउंड हो, जिसके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन का लेयर लगा हुआ हो। ठीक है, सिस्टम का क्या मतलब हुआ? तो सिस्टम का मतलब फंक्शनली इंटीग्रेटेड। अब यहाँ पे वैसा ही वही ऑर्गेनल एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आएगा जो सब एक दूसरे के हेल्प से फंक्शन कर रहा हो, या फिर कोई एक काम करने में सब ऑर्गेनल्स का अपना अपना भूमिका हो और सबके होते हुए ही काम हो, कोई एक के रहते बिना काम नहीं हो सकता। अब जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम लोग उसकी बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा पार्ट है जो फंक्शनली काम करता है ना। अगर हम उसमें बोले कि क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक पार्ट हो सकता है हार्ट क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो सकता है? तो ये सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्ट का काम डाइजेस्टिव सिस्टम में है ही नहीं। तो वहाँ पे कैसे हम बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट हो गया, अपने को हार्ट नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से सिस्टम का मतलब ही होता है फंक्शनली इंटीग्रेटेड, कोई एक जनरली काम या फिर कोई एक स्पेशल काम करने में जो ऑर्गेनल्स एक दूसरे के हेल्प से कोई काम को पूरा करता है, तो उसी को हम लोग एक सिस्टम के अंदर ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे एंडो मेम्ब्रेन के अंदर भी वैसा ही पार्ट आएगा जो एक दूसरे की हेल्प से कोई एक स्पेशल काम को कर रहा होगा। ठीक है, कोई एक काम को पूरा कर रहा होगा। एक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो फंक्शनली इंटीग्रेटेड करता है, जो एक दूसरे के हेल्प से किसी काम को पूरा करता है। ठीक है, सेल के अंदर। अब यहाँ पे क्या है कि इनसाइड अ सेल मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। सही बात है, हम लोग यूकैरियोट सेल के अंदर क्या पढ़ते हैं, यूकैरियोट सेल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनल है और वो ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मतलब हर ऑर्गेनल के ऊपर आपको बाउंड या मेम्ब्रेन देखने को मिल ही जाएगा।
तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जो एक काम टुगेदर एक दूसरे के साथ कर रहा होता है, ठीक है। मेक अ फंक्शनली इंटीग्रेटेड सिस्टम, वो एक फंक्शन डेवलप करता है, एक सिस्टम डेवलप करता है जो काम को ये करता है, म्यूचुअली काम करवा रहा होता है, एक दूसरे के हेल्प से काम करवा रहा होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हैविंग कोऑर्डिनेट फंक्शंस, वो जो भी काम कर रहा होगा वो कोऑर्डिनेट के साथ कर रहा होगा, एक दूसरे की मदद के साथ कर रहा होगा। अब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गेनल्स आता है, तो यहाँ पे देख लो आप लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है जिसको हम लोग प्यार से ईआर बोलते हैं। इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इस सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट जिसको हम लोग प्यार से ईआर बोलते हैं। दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो भी ये भी एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट है जिसको हम लोग प्यार से जीसी बोलते हैं। लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सबके किस चीज़ का पार्ट है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अब आप लोग के दिमाग में कुछ कुछ ऑर्गेनल्स छूट गया होगा जिसको लेकर आप चिंतित होंगे कि अरे ये क्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया। एंडो